हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अशोक एजुकेशनल हब पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 की कक्षा 10th मैथ्स की। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th की। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे हमारे लास्ट तक इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की। क्वेश्चन नंबर 4th हमें क्या कहता है दोस्तों, यदि HCF 306, 657 है, यानी कि HCF 306 और 657 का जो दोस्तों HCF है वो हमें दे रखा है 9। तो हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। दोस्तों पहले क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से समझ लो। हमें यहाँ दो संख्याएं दे रखी है 306 और 657, उसका हमें HCF दे रखा है दोस्तों 9। तो हमें पूछा है LCM पूछा है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला, एक सूत्र बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF इंटू LCM के। हम वो सूत्र लगाकर यानी कि वो सक्रिया लगा के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिख देते हैं यहाँ पे हल। अब देखिए दोस्तों, पहले जो हमने बताया था आपको फॉर्मूला यानी कि सक्रिया, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, HCF इंटू LCM। ठीक है दोस्तों, लिख दिया। अब दो संख्याएं कौन सी, हमने माना दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड। क्या मान लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। किसके बराबर दे रखा है दोस्तों, HCF इंटू LCM। अब फर्स्ट संख्या में क्या दे रखी है दोस्तों, 306 गुणा सेकंड संख्या में क्या दे रखी है, 657 बराबर क्या हमें उसका HCF दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 9 दे रखा है। तो 9 गुणा LCM दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। LCM ने तो आपसे पूछा है कि LCM क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहां पे क्या करना है दोस्तों, हमें LCM पूछा है तो हम यहां लिख देंगे LCM बराबर, अब जो ये 9 है ना, ये बराबर के इस साइड आएगा तो किस में चले जाएगा दोस्तों, बट्टे में चले जाएगा। जैसे हम हमको बता देते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने लिखा 4x बराबर 8, तो यहां पे अगर हमें x का मान चाहिए दोस्तों तो हम क्या करते हैं, x बराबर के 8, ये जो प्लस का 4 इधर जो गुणा में दे रखा है बराबर की उधर जाता है तो किस में जाता है दोस्तों, भाग में जाता है। और 8 में 4 का भाग दे तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों हमें यहाँ LCM निकालना, 9 यहाँ दे रखा है गुणा में, तो बराबर के उधर जाएगा दोस्तों, क्या चले जाएगा, वो बट्टे में चले जाएगा। तो 306 इंटू 657 बट्टा कितना आ गया दोस्तों, 9। यहां तक हो गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, 306 को 657 से गुणा करोगे और किसका भाग दे दोगे दोस्तों, 9 का भाग दे दोगे। या तो ये तरीका है या फिर आप इसे काट लो। देखो मैं 306 को 9 से कट करता हूं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 30 में से 27 गए तो पीछे बच गए दोस्तों 3 और ये वाला क्या है 6, तो हो गए 36। अब 36 में 9 का भाग गया तो कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार गया। बात समझ में आ रही है मेरी, मैंने 306 में 9 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 34 आ गया। कितना आ गया, 34 आ गया। और नीचे वाले एक से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमारा जो है 34 इंटू 657। अब आपने क्या करना है दोस्तों, 34 को किससे गुणा करना है, 657 से। ठीक है दोस्तों, तो गुणा करके आप मुझे बताना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं इसका 22,338। ये दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4th है उसका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। यानी कि हमारा 306 और 657 का जो LCM था दोस्तों वो क्या आ चुका है आपके पास, 22,338। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बोर्ड में हर बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है दोस्तों, जांच कीजिए क्या किसी
प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये हमें आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन वापस समझ लीजिए, कोई भी प्राकृत संख्या आपको मेरे पिछले वाले वीडियो में अच्छे से बता रखा है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो उसका आंसर हम देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया सबसे पहले हल, मैंने पहले से लिख दिया ताकि हमें लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या लेना है, मानना है। कोई भी देखो गणित के अंदर हर एक चीज है ना हमें माननी पड़ती है, आप मानो। ठीक है दोस्तों, हमने माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, ये हमने माना है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी तक सिद्ध नहीं किया है कि समाप्त होती है या नहीं होती है, हमने क्या है किया है दोस्तों, इसे माना है कि n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, जैसा आपके क्वेश्चन में लिख रखा था मैंने वही लिखा है। ठीक है, यहां से किसी से लेके यहां तक मैंने पूरा आपसे बराबर वही लिखा है। अब देखिए दोस्तों, यदि हमने मान लिया कि वो 0 पर समाप्त होती है तो हम इसके कोई और गुणनखंड मान सकते हैं। जैसे मैंने गुणनखंड मान लिया कि 6 की घात n 5 से विभाज्य होगा, यानी कि जो 6 की घात n यानी कि n यानी कुछ भी हो सकती है, n यानी है कि प्राकृत संख्या, वो कुछ भी हो सकती है और वो किसी से भी विभाज्य हो सकती है। विभाज्य होने का मतलब होता है उसमें भाग जाना, विभाज्य का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। तो मैंने कह दिया भाग मतलब डिवाइड, ठीक है, वो वाला भाग नहीं जाना। 6 की घात n किससे विभाज्य होती है दोस्तों, 5 से विभाज्य है, हमने माना है अभी। ठीक है, अब देखो 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। 6 की घात n है तो यहां भी हमने क्या लगा दी, n, और इनको अपनी अपनी अलग अलग घातें दे दी, 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो देखिए दोस्तों, अब काम की बात, यहां 6 की घात n के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 2 व 3। कितने हो रहे हैं, 2 और 3। क्या 2 और 3 के अतिरिक्त या 2 और 3 से कोई गुणनखंड हो रहा है क्या, 4 5 6 7 8 या 5 7 9, ऐसा गुणनखंड कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमें लिखना है दोस्तों 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात, देखो 6 की घात n के जो गुणनखंड है वो 2 और 3 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमें वो लाइन यहाँ पे लिखनी है। और 6 की देखो हमने यहाँ क्या माना था कि वो 5 से विभाज्य होगा, तो हमें वो 5 से विभाज्य नहीं हो रहा है क्योंकि 2 व 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड हो ही नहीं रहे हैं। तो 6 की घात n का गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है, अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। देखो हमने पहले क्या माना था कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, बट वो हमने माना था, तो हमने आपको सिद्ध कर दिया कि 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। हेलो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दो पार्ट में बंटा हुआ है, तो हमें इसकी व्याख्या करनी है। देखिए दोस्तों, व्याख्या कैसे करनी है, यहां दे रखा है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यहां तक तो क्या दे रखा है दोस्तों, गुणा में दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा है। फिर यहाँ पे भी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 गुणा 1 और आगे क्या दे रखा है, प्लस। तो ये सवाल है दोस्तों, दो भागों में बंट रखा है और हमसे पूछा है क्या यह भाज्य संख्याएं है, तो क्यों है, हमें रीजन बताना है कि यह जो संख्याएं दे रखी है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखिए दोस्तों, हल करते हैं। सबसे पहले हम हल, सबसे पहले दोस्तों मैंने कहा था ये वाला पार्ट लेंगे हम। यहां क्या दे रखा है हमें, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये दे रखा है दोस्तों। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कहा यहां तक हमें गुणा में दे रखा है और ये क्या दे रखा है दोस्तों, अलग से प्लस में दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये दो पार्ट में बटा हुआ है।
प्लस के इधर और प्लस के उधर। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ क्या लेना है दोस्तों, कॉमन लेना। और कॉमन लेना हमारे पहले वाले वीडियो में अच्छे से आपको बता रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो कॉमन इधर क्या आ रहा है 13, इधर भी क्या आ रहा है 13। मैंने कहा ये क्वेश्चन दो भागों में बटा हुआ है, यहाँ ये जो दे रखा है हमें ये दो भागों में बटा हुआ है, तो हमने 13 ले लिया दोस्तों कॉमन। अब बचा क्या अंदर, 7 गुणा 11 गुणा 13 की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों 1, क्योंकि 13 में 13 का भाग दिया 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 13 कॉमन लिया तो इधर भी क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। अभी देखते हैं। अब दोस्तों 7 गुणा 11 कितना होता है 77, और 77 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया दोस्तों 77 ही होगा, यानी कि 77। प्लस कितना दे रखा है दोस्तों आपको 1 दे रखा है, प्लस कितना दे रखा है 1, तो ये 13 गुणा 77 और 1 कितने हो गए दोस्तों 78 हो गए। कितने हो गए दोस्तों 78 हो गए। 13 गुणा 78, देखो वापस ये हमने यहाँ कॉमन लिया 13, 7 का 7, 11 का 11, 13 की जगह 13 में 13 का भाग दिया तो 1, और प्लस का हो गया दोस्तों 1, क्योंकि हमने 13 क्या लिया था कॉमन लिया था। 7 × 11 77, 77 को 1 से गुणा किया 77, ये वाला 1 तो 78। अब यहाँ 78 के दोस्तों हम थोड़ा गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 78 का यहाँ कर लेते हैं 2। 78 में दोस्तों किसका भाग देना है हमें 2 का भाग देना है, तो दिया दोस्तों 2 तिया 6, 2 छंग 18, फिर 2 से भाग दिया दोस्तों कितना आ गया 18, 18 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया आपके पास 9, 9 में दोस्तों 3 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों 3, और 3 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया आपके 1, यानी कि 78 के हमने क्या निकाल दिया दोस्तों इसका एलसीएफ करके हमने क्या निकाल दिया दोस्तों इसका गुणनखंड निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम ये 13 का 13 गुणा 78, 78 की जगह हमें दोस्तों क्या लिखना है ये वाली रो लिखनी है पूरी की पूरी, तो हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, क्या लिखा दोस्तों हमने 78 की जगह लिखा, ठीक है दोस्तों। हमने क्या लिखा 78 की जगह लिखा है। इसे हम वापस रफ कर देते हैं। ये हमने दोस्तों इसे कर दिया रफ, हमने 78 के यहाँ पे क्या निकाल दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये सारी की सारी क्या है अपने पास ये एक अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों एक अभाज्य संख्या। यदि आप ये नहीं लिखते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये 13 का 13 और 78 का आप क्या कर सकते हो दोस्तों शॉर्टकट गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। बट हमें ऐसा करने से क्या है आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये सारी की सारी दोस्तों क्या है अभाज्य संख्याएं, यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं। सर ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, बट हमें तो क्या निकालना था कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दोस्तों हमको पता होगा एक चीज, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या में गुणनखंडित हो जाते हैं। इसीलिए ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों 13 × 78, या फिर ये वाला पूरा आपको ऐसे लिखना है। इसीलिए 13 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 सभी क्या है दोस्तों भाज्य है, भाज्य है दोस्तों। भाज्य क्यों है? क्योंकि भाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो अभाज्य संख्या में
खंडित हो जाता है, या अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं में गुणनखंडित हो जाते हैं। गुणनखंडित होने का मतलब उनके आपस में क्या हो जाते हैं दोस्तों, टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि उनका गुणनफल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहां कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट को। यहां हमें क्या दे रखा है दोस्तों, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में दे रखा है दोस्तों हमें 5। बात देखना दोस्तों, यहां तक मैंने कहा ये वाला अलग, ये पूरा अलग पार्ट है और ये पूरा पार्ट पूरा आपका अलग है। अब यहाँ कॉमन की चीज क्या आ रही है, तो यहाँ कॉमन आ रहा है दोस्तों, इधर भी 5 आ रहा है और इधर भी 5 आ रहा है, तो हम 5 ले लेंगे दोस्तों कॉमन। जो बचा वो पूरा लिख देंगे। क्या बच गया, 7 गुणा 6, 5 की जगह दोस्तों 1 आ जाएगा, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2 गुणा 1 और प्लस की जगह, और 5 में 5 का भाग दिया दोस्तों, कितना हो गया आपके, 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों 5, अभी देखिए दोस्तों इन सबका आप गुणा कीजिए, इन सबको आप क्या करोगे दोस्तों, गुणा करोगे तो आपका आएगा 1008। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1008। अब प्लस में क्या दे रखा है दोस्तों, आपके पास 1 दे रखा है, तो हम लिख देंगे 5 इंटू 1008 में दोस्तों 1 जोड़ा तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपके 1009। यानी कि आपके पास जो संख्याएं हैं क्या रखिए, 5 इंटू 1009, और ये कैसी संख्याएं हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं का गुणनफल भाज्य संख्याओं में गुणनखंडित हो जाता है। इसीलिए जो हमें ये पार्ट दे रखा था ये वाला, ये सारा का सारा दोस्तों क्या है, भाज्य संख्याएं होती है। क्यों होती है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो भाज्य संख्याओं में गुणनखंडित हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बड़ा है, 4-5 लाइनों का है, तो मैं बोर्ड पे लिखना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है मेरे से, तो मैं आपको बुक्स की मैं बता देता हूं, आप लोग भी अपने बुक्स में देख लेना, मैं इसका आंसर जरूर आपको बोर्ड पे अच्छे से बता दूंगा। क्वेश्चन दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के, यानी कि दोस्तों कोई खेल का मैदान है, पहले हम लिख देते हैं हल। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का हम हल कर रहे हैं। ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, मैदान के चारों ओर कैसा पथ है दोस्तों, वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है दोस्तों, वृत्ताकार एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि दोस्तों एक सोनिया नाम की जो लड़की है, उसे वो जो चक्कर काटती है वो उसे कितना टाइम लगता है दोस्तों, 18 मिनट। तो हम लिख देते हैं सोनिया द्वारा एक चक्कर दूरी तय करने में लगा समय कितना है दोस्तों, 18 मिनट। यानी कि सोनिया जब एक चक्कर पूरा करती है दोस्तों तो उसे कितने मिनट लगते हैं दोस्तों, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, आगे कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। यानी कि रवि को इसी मैदान का एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है दोस्तों, 12 मिनट लगता है। कितना लगता है, 12 डैश डैश मतलब सेम दूरी। तो सोनिया को लगता है एक चक्कर काटने में दोस्तों 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। आगे क्वेश्चन देखना दोस्तों, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। माना कि रवि भी इधर से स्टार्ट करता है और सोनिया भी है जो दोस्तों इधर से ही चलना स्टार्ट, दोनों इधर से ही एक स्थान से। ये कह रहा है दोनों एक ही स्थान पर, वो भी एक ही समय पर चक्कर लगाना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में जाते हैं।
तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों। एक खेल का मैदान है, उस मैदान में एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है दोस्तों। तो उस वृत्ताकार पथ के सोनिया नाम की लड़की है, उसको एक चक्कर काटने में लगता है 18 मिनट और रवि नाम के लड़के को लगता है 12 मिनट। अब बात यह है कि दोस्तों वो दोनों एक ही स्थान से स्टार्ट होते हैं दौड़ना, यानी कि चलना एक ही स्थान से स्टार्ट होते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। वापस वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर कब पहुंचते हैं वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। वो दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, तो मतलब हमें इसका क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम निकालना। यदि वो अलग अलग जाते और अलग अलग डायरेक्शन में जाते, अलग अलग दिशा में जाते, तो हम क्या करते हैं, उनका एचसीएफ निकालते यानी कि मैचअप है। अब हमें यहां दोस्तों क्या करना है, 18 व 12 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। तो निकाल देते हैं दोस्तों एलसीएम। ये रहा हमारा 18, ये रहा हमारा 12। एलसीएम क्या निकालता है दोस्तों, 7 7। तो 2 का भाग 18 में दिया 9 बार गया, 12 में दिया 6 बार गया। अभी 9 विषम है 6 सम है तो 2 का भाग जाएगा, 9 में नहीं जा रहा तो एज इट इज 6 में गया, कितनी बार, 3 बार। 3 और 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो 3 का भाग दिया। 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार गया, 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार गया। अब 1 और 3 है तो और 3 का भाग देंगे तो 1 1 आ गया, यानी कि हमारा 1 1 यहाँ आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ गुणनफल कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 यहाँ 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 यहाँ 2 बार है तो 3 की घात 2, 2 की घात 2 दोस्तों क्या होती है 4, 3 की घात दोस्तों क्या होती है 9, 4 इंटू 9 दोस्तों कितने हो गए 36। हमें आंसर क्या निकालना है, समय में, मिनट में, यानी कि रवि और सोनिया को वो वापस पुनः प्रारंभिक स्थिति में आने में दोस्तों कितना मिनट लगता है दोस्तों, 36 मिनट लगता है दोस्तों। कितना लगता है, 36 मिनट लगता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पे नहीं लिख पाया, आप अपनी बुक्स में अच्छे से देख के फिर इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है दोस्तों। तो ये था प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ठीक है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और अगले वीडियो यानी कि प्रश्नावली 1.2 के लिए आप रेडी रहिए, ठीक है दोस्तों। बाय।